नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। यह स्टोरी का 28वां भाग है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने स्टोरी में देखा कि विराट के एक्सीडेंट की खबर सुनकर कारा के हाथों से चाय का कप गिर जाता है और वो पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ती है। अब आगे इतने में मैनेजर बोलता है, आप परेशान मत होइए, विराट सर बिल्कुल ठीक है। पर तब तक तो कायरा वहां से जा चुकी थी। भूपेंद्र उसके पीछे जाते हुए, कायरा कायरा बात तो सुनो, वो बिल्कुल ठीक है कायरा। शोर सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। उस्मा, क्या हुआ पापा। भूपेंद्र बाहर की तरफ जाते हुए सबको सारी बात बताते हैं और ये भी कि विराट बिल्कुल ठीक है। पर कायरा अधूरी बात सुनकर ही चली गई है। फोन अभी भी चालू था और मैनेजर सारी बातें सुन रहा था। जब तक सब लोग बाहर आते तब तक तो कायरा गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये लड़की कहाँ गई, पागल है बिल्कुल, कहीं से कुछ हो ना जाए, उस्मा उसकी फिक्र करते हुए बोलती है। दूसरी गाड़ी निकालो जल्दी, भूपेंद्र ड्राइवर को बोलते हुए। ड्राइवर सर, दूसरी गाड़ी ओमकर सर लेकर गए हैं और एक गाड़ी सर्विस पर है। हे भगवान, अब क्या करे। भूपेंद्र को तो कायरा की चिंता होती है। इतने में विराट वॉशरूम से बाहर आता है। उसे देखकर मैनेजर की चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, जो कि विराट भी भाप लेता है। क्या हुआ, तुम क्या गड़बड़ कर दिया तुमने। विराट का सीधा सवाल और मैनेजर की हालत खराब। सर वो सर, उसे बोला ही नहीं जा रहा था। पॉइंट पे आओ जल्दी, विराट लगभग उस पे गरजते हुए बोलता है। मैनेजर एक सांस में उसे सब बता देता है कि उसने क्या किया है और कायरा गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ चली गई है। जिसे सुनकर विराट, व्हाट यू इडियट, ये क्या किया तुमने, इतनी तो मुझे नहीं लगी है जो तुमने। ओ गॉड, ये लड़की भी ना। ये कहता उसके हाथ से अपना फोन छीन लेता है। हेलो हेलो दादाजी। भूपेंद्र के कान में विराट की आवाज पड़ती है। वो झट से फोन अपने कान पे लगाते हुए, हाँ विराट, हम सब कायरा को रोक नहीं पाए, वो तेजी से गाड़ी लेकर निकल गई है और इस वक्त घर में कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं है। ये सुनकर एक पल के लिए तो विराट भी घबरा गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढता हूँ उसे। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और फौरन बाहर की तरफ भागता है। घबराहट की वजह से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। एक अनजान सा डर उसे घेर रहा था, जिसकी वजह से उसकी सांसें भारी हो गई थी। कहाँ गई ये लड़की, कहीं उसे कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मन ही मन वो अपनी भावनाओं से लड़ते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठता है और कायरा को फोन करता है, पर उसका फोन तो घर पे था। अब तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। फोन क्यों नहीं उठा रही ये लड़की, इतना भी क्या पागलपन, जो कि पूरी बात सुने बिना ही चली गई। दरअसल ये कायरा के लिए उसका दबा हुआ प्यार था, जो कि धीरे धीरे शब्दों के रास्ते बाहर आ रहा था। मन ही मन वो कायरा को सही सलामत होने की दुआ कर रहा था। दूसरी तरफ कायरा बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। विराट का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पता नहीं कैसा है, उसे कितनी चोट लगी होगी, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो लगातार रोती हुई बोल रही थी और जा रही थी। साथ ही साथ वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाती जा रही थी। बार बार उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा था, पर उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वो बस जल्दी से जल्दी विराट के पास जाना चाहती थी। बेचैनी ने घेर रखा था उसे। बेचैन तो विराट भी था। रह रह कर उसकी आंखों के सामने कायरा का चेहरा घूम रहा था। ना चाहते हुए मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ओ गॉड, कहाँ ढूंढूं मैं उसे, किधर जाऊं, बस वो ठीक हो। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोलता है। कायरा भी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रही थी। उसे ये भी नहीं होश था कि वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किसी अनहोनी का शंका उसे लगातार खाए जा रही थी। हर चेहरे में उसे विराट नजर आ रहा था। कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती और इसी चक्कर में नो एंट्री में चली जाती है। मन ही मन भगवान से विराट के ठीक होने की दुआ करती हुई वो आगे बढ़ती रहती है। चूंकि वो गलत दिशा में गाड़ी चला रही थी, सामने से फुल स्पीड से आती गाड़ियां जो बार बार उसकी गाड़ी से टकराते टकराते बच रही थी। कायरा भी अब गाड़ी को संभाल नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे ट्रक पे पड़ती है, जो कि बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बहुत जोर से एक धमाका होता है। अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे एक्सीडेंट हो गया, मैडम को बाहर निकालो जल्दी, ये कहते हुए लोग की भीड़ जमा होने लगती है। विराट भी तेजी से गाड़ी चला रहा था। एकदम से उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत होने वाला है, बस यही एहसास हो रहा था उसे। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जिस पर वो खुद हैरान था कि उसे रोना क्यों आ रहा है, कहीं उसे कुछ हो। ये ख्याल जहन में आते ही उसका दिल धक से रह जाता है। नहीं नहीं,
ये क्या सोच रहा हूँ मैं? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, उसे मन ही मन बोलता है, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। गाड़ी चलाते चलाते वो उसी रास्ते पे पहुंच जाता है जहां लोगों की भीड़ लगी थी। उसकी नजर साइड में खड़े ट्रक पे जाती है जिसकी हालत बहुत भयंकर थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है और बहुत भयानक। विराट का दिल धक से रह जाता है। उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगते हैं। एक अनजान डर उसे घेर लेता है। वो गाड़ी साइड में रोकता है और बाहर आता है। लोगों में अफरा तफरी मची थी। विराट की हिम्मत नहीं हो रही थी, न किसी से कुछ पूछने की और न आगे जाकर उसे देखने की। बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट था भाई। गाड़ी पूरी ट्रक के नीचे आ गई है। बेचारी लड़की, भगवान ऐसी मौत किसी को न दे। दो आदमी वहां से गुजर रहे थे बातें करते, जिसे विराट भी सुन लेता है। भगवान ऐसी मौत किसी को न दे, ये शब्द सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका सब कुछ उससे दूर हो गया हो, जिस्म से प्राण निकल गया हो। भारी दिल और भारी कदमों के साथ वो उस भीड़ की तरफ बढ़ता है। रह रह के उसकी आंखों के सामने कायरा का मासूम हंसता हुआ चेहरे घूमने लगता है। ना चाहते हुए मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। उसकी आंखों के बहते आंसू रुक ही नहीं रहे थे। प्लीज गॉड, मैं जो सोच रहा हूँ वो न हो, ये कायरा न हो। भगवान से प्रार्थना करते हुए भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। दिल की धड़कनें जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। कायरा की बातें, उसकी मासूमियत, उसका चेहरा बार बार उसके जेहन में घूम रहा था। ये चंद कदम का रास्ता बड़ी मुश्किल से तय किया था उसने। चंद मिनटों में खुद न जाने कितनी बार मरा था वो। जैसे ही वो आगे आता है तो सामने खून से लथपथ एक लड़की पड़ी थी, जिसकी पहचान करना मुश्किल था, पर वो कायरा नहीं थी। इतना तो विराट भी समझ गया था। ये देख के वो चैन की सांस लेता है, जैसे उसका सब कुछ वापस मिल गया हो। उसे अगले ही पल एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आता है और उस बेजान लड़की को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुसुम, उठो कुसुम, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। बस एक बार उठ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बस तुम एक बार उठ जाओ। मैंने तो बस गुस्से में यूं ही कह दिया था कि मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, पर मुझे क्या पता था कि तुम सच में ये कहकर और भी जोर जोर से रोने लगता है। विराट के लिए वहां रुकना भारी हो गया था। उसे अपने कहे शब्द याद आ जाते हैं, दूर हो जाओ मुझसे, मेरी जिंदगी से। वो वापस अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ मोड़ लेता है। आंखें अभी भी नम थी। अपने शब्द याद आते ही वो बुरी तरह से टूट जाता है। एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहा था कायरा के साथ। उसकी क्या गलती है? वो तो बस मुझसे प्यार करती है और दीवानी की तरह करती है। और मैंने क्या हर बार उसके प्यार का तिरस्कार किया, उसकी भावनाओं का अपमान किया। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? समझ नहीं पाया उसकी फीलिंग को, और शायद अपनी फीलिंग को भी। मन ही मन वो खुद से सवाल करता हुआ वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। आजकल एक्सीडेंट के केस बहुत बढ़ गए हैं भाई। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही तेज गाड़ी लेकर एक मैडम उधर से गुजरी थी, मुझे उड़ा देती। बड़ी मुश्किल से बचा हूं मैं। वो बीड़ी सुलगाते हुए दो आदमी बातें कर रहा था। उसकी बात सुनकर विराट चौंक जाता है। कहीं वो कायरा तो नहीं? सुनो, जिसकी तुम बात कर रहे थे वो किस तरफ गई है? साहब, वो तो नो एंट्री में चली गई है। ये रास्ता तो शहर से बाहर की तरफ जाता है। इतने सुनने की देरी थी कि विराट तेजी से गाड़ी में बैठकर उसी रास्ते पे चल पड़ता है। सामने से फुल स्पीड में गाड़ियां आ रही थी, जिससे वो बचते हुए विराट आगे बढ़ रहा था। मौत का एक मंजर वो देख चुका था, जिससे वो अंदर तक हिल गया था। अब कुछ भी बुरा देखने की उसमें ताकत नहीं थी। गाड़ियों से बचते बचाते वो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पे आ जाता है, पर ना तो कायरा और ना उसकी गाड़ियां दूर दूर तक नजर आ रही थी। वो भरे हुए दिल से, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। पागल था मैं, जो अपने एहसासों से भाग रहा था, जो तुमसे भाग रहा था। प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो, लौट आओ वापस प्लीज। वो अभी बोल ही रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी कायरा की गाड़ी पर जाता है, जिसकी एक साइड का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। ये देख के विराट का दिल बैठ जाता है। वो झट से अपनी गाड़ी साइड में रोकता है और बाहर निकलकर कायरा की गाड़ी की तरफ दौड़ता है। वो गाड़ी के करीब जाता है, अंदर झांकता है, पर अंदर कोई नहीं था। सीट पर थोड़ा सड़क पे खून के धब्बे लगे हुए थे, जिसे देख के वो घबरा जाता है। उसे अपना सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। कायरा, वो जोर से चिल्लाता है। कुछ ही दूरी पर खड़ा चाय वाला कब से विराट को देख रहा था। वो समझ जाता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। वो तुरंत उसके पास जाते हुए, क्या बात है साहब, आप किसी को ढूंढ रहे हो?
हाँ, मेरी पत्नी थी इस गाड़ी में, उसका कुछ पता नहीं है। आज पहली बार विराट ने कायरा को अपनी पत्नी कहा था, वरना ये भी कह सकता था कि एक लड़की थी इस गाड़ी में, पर नहीं, आवाज उसके दिल की थी जिसमें विराट का बस नहीं चल रहा था। उन मैडम का तो एक्सीडेंट हो गया है। एक ट्रक से बचने की कोशिश करते हुए वो इस पेड़ से टकरा गई हैं। बहुत खून बह रहा था उनके सर से। ये सुनते ही विराट का बुरा हाल हो जाता है और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह के गालों पे आ जाते हैं। वो चाय वाला, अरे साहब आप परेशान मत होइए, वो ठीक है, अस्पताल यहाँ से ज्यादा दूर है, तो कुछ लोग उन्हें पास में ही एक नर्सिंग होम है वहां ले गए हैं। विराट के दिल को थोड़ी राहत मिलती है और वो तुरंत नर्सिंग होम की तरफ भागता है। आज के ही दिन में वो न जाने कितनी बार मरकर जिया है, कितनी बार तड़पा है। इतनी तरफ तो वर्षा के लिए उसे महसूस ही नहीं हुई जितनी कायरा के लिए हो रही थी। कुछ ही देर में वो नर्सिंग होम के अंदर था। रवि, उसका एक दोस्त, वहीं पे डॉक्टर था जो उसे बाहर ही मिल गया था। विराट, तू यहाँ कैसे? विराट उसे सब बताता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले एक केस आया है, तुम उसकी बात कर रहे हो? वो मेरी बीवी है, विराट पूरे हक के साथ बोलता है। रिलैक्स, भाभी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस उनके सर में चोट लगी है, खून भी काफी बह गया है, पर घबराने की कोई बात नहीं, वो खतरे से बाहर है, बस अभी बेहोश है। विराट मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। अगर आज वो उनकी जान भी मांगते तो विराट कायरा के लिए वो भी दे देता। वो जा, सामने वाले रूम में है, रवि बोलता है। विराट तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ता है। अगले ही पल वो कमरे के अंदर था। सामने बिस्तर पे कायरा बेहोश पड़ी थी, सर पे पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ा और करीब जाता है और उसका चेहरा देखता है। चेहरे पे आंसू के निशान अभी भी चमक रहे थे। साफ पता चल रहा था कि वो कितना रोई है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ विराट के लिए। ये देखकर तो विराट का दिल भर आता है। कायरा पर उसे अटूट प्यार उमड़ आता है। अगले ही पल वो कायरा के करीब जाता है। विराट की आंखों में नमी तैर जाती है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, पागल कहीं की, कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है? अपनी बिल्कुल परवाह नहीं की तुमने और पागलों की तरह मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ी, और मैं तुम पर गुस्सा करता रहा, तुम्हें खुद से दूर करता रहा। मैं ही पागल था जो तुमसे दूर भाग रहा था। तुमने सही कहा था कि क्या इंसान को दोबारा प्यार करने का हक नहीं? हाँ, हो गया है मुझे तुमसे प्यार। हार गया हूँ मैं तुम्हारी मासूमियत के सामने, हार गया हूँ तुम्हारे बेपनाह प्यार के सामने। आखिर पिघला ही दिया तुमने इस पत्थर को, बदल ही दिया मुझे। अब कोई डर नहीं है मुझे, नहीं भागना तुमसे। बहुत भाग लिया, पर ये दिल तुम्हारे पास आके ही रुकता है। ये कहता हुआ उसके माथे पर अपने होठ रख देता है और उसकी आंखों की नमी कायरा के चेहरे पे गिर जाती है। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजता है, जो कि भूपेंद्र का था। विराट अपनी आंखें साफ करता है और खुद पे काबू पाते हुए फोन उठाता है और उसे बताता है कि कायरा उससे मिल गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, पर वो ठीक है, हम सब अभी आ रहे हैं। ये कहते हुए भूपेंद्र फोन काट देते हैं और बाकी सबके साथ नर्सिंग होम की तरफ निकलते हैं। विराट एक नज़र कायरा को देखता है और फिर उसके पास बैठ जाता है। अब उसे इंतजार था कायरा के होश में आने का। दूसरी तरफ वर्षा ने फिर से गलत दवाई लेनी शुरू कर दी थी और उसे गलत दवाई खाते हुए 4 दिन हो गए थे। धीरे धीरे दवाइयाँ असर कर रही थी। आज वर्षा की हालत इतनी खराब थी कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था, सर दर्द से फट रहा था और सुबह से उल्टियाँ हो रही थी। यहाँ तक कि गरिमा आज ऑफिस भी ना जा पाई, वो वर्षा के पास ही थी। ये तुझे एकदम से क्या हो गया है वर्षा? कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी और अब फिर से मुझे तो लगा कि तू ठीक हो रही है, पर तू तो पहले से भी ज्यादा बीमार हो गई है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, इतना कह के गरिमा डॉक्टर को फोन लगाती है। दूसरी तरफ भूपेंद्र और बाकी सब नर्सिंग होम पहुंच गए थे और जल्दी से कायरा के पास जाते हैं, पर कायरा अभी भी बेहोश थी। उस्मा कायरा के पास जाती है, उसे देख के रोना आ जाता है। मेरी बच्ची, क्या हालत हो गई है इसकी? गुंजन की भी आंखें नम थी। विराट सबको बताता है कि घबराने की बात नहीं, बस खून थोड़ा ज्यादा बह गया है, इसीलिए अभी तक बेहोश है। भूपेंद्र अपनी तसल्ली के लिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ओमकर भी उसके पीछे जाते हैं। गुंजन उस्मा को संभालने लगती है। विराट की नज़र एक बार फिर कायरा के चेहरे पर टिक जाती है। उसकी आंखों के सामने फिर से कायरा का हंसता हुआ चेहरा घूम जाता है। कहाँ वो कायरा का हंसता हुआ चेहरा, जिसकी चंचलता, उसकी शरारतें, उसका वो उसे किस करना, सब कुछ याद आ जाता है और उसके होठों पे मुस्कान बिखर जाती है। अगले ही पल सामने बेहोश पड़ी कायरा पर नजर जाती है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहता था कि वो बस जल्दी से होश में आ जाए और वो पहले की तरह उसे तंग करे, उससे बातें करे। गरिमा डॉक्टर को फोन करके सारी बात बताती है और उससे पूछती है कि पहले तो वर्षा ठीक हो रही थी, तो अब फिर से वही सब क्यों हो रहा है?
वर्षा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी है। ये सुनकर डॉक्टर के होठों पर सातिर हंसी तैर जाती है। देखो, ये तो होना ही था। हाँ, बीच में कुछ दिन वो ठीक हो रही थी। कई बार ऐसा होता है कि ये जानलेवा बीमारी का असर कम हो जाता है पर पूरी तरह खत्म नहीं होता और फिर वो दुगुनी तेजी से असर करते हुए वापस आता है। वर्षा के साथ भी यही हुआ है। बाकी दवाइयाँ टाइम पे लेती रहेगी तो हो सकता है कि वो पहले की तरह ठीक हो जाए। इतना कह के वो फ़ोन कट कर देता है। गरिमा को उसकी बात बहुत अटपटी लगती है पर उस वक्त वो वर्षा की देखभाल में लग जाती है और इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। लगभग 4 दिनों से वर्षा की तबीयत खराब थी, इसी वजह से वो सिया से मिल नहीं पाई थी। लेकिन उसकी इसी दूरी से राघव को ये एहसास करवा दिया था कि वो कुछ तो फील करने लगा है उसे लेकर। कुछ क्या, सब कुछ फील करने लगा है वो। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठा सिया को थपकी देकर सुला रहा था। तभी उसकी माँ उसके लिए दूध लेकर आती है। सो गई सिया? वो बिस्तर पर बैठते हुए बोलती है, हाँ माँ, आज तो बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा था इसे, बड़ी मुश्किल से सोई है। राघव दूध का गिलास उठाते हुए बोलता है, चिड़चिड़ापन तो होगा ना, 4 दिनों से ये वर्षा से नहीं मिली है। वर्षा का नाम लेते ही राघव के चेहरे पे चमक आ जाती है। एक रिश्ता जुड़ गया है ना माँ, दोनों के बीच, है ना माँ? हाँ बेटा, रिश्ता तो जुड़ गया है और मैं चाहती हूँ कि दोनों का हमेशा के लिए एक कर दे। ये सुनते ही राघव अपनी माँ की तरफ देखता है। ऐसे क्या देख रहा है बेटा? तू कहता था ना कि दूसरी माँ सिया को प्यार नहीं कर सकती। बेटा, वर्षा अलग है, वही है जो मेरी सिया को माँ का प्यार दे सकती है। तू समझ रहा है ना राघव? राघव कुछ नहीं बोलता क्योंकि कहीं ना कहीं वो वही चाहता था। उसकी खामोशी उसकी हाँ समझकर उसकी माँ प्यार से उसका माथा चूमते हुए, मेरा प्यारा बेटा, अब वर्षा से तू खुद बात करेगा या मैं बात करूं? राघव, नहीं माँ, पता नहीं वो क्या सोचेगी, कहीं मुझे गलत ना समझ बैठे। अरे कुछ गलत नहीं सोचेगी, तू बस बात कर, देखना वो बहुत खुश होगी। इतना कह के वो चली जाती है। राघव सोचने लगता है कि वर्षा से कैसे बात किया जाए। रात हो जाती है। उस्मा और विराट कायरा के पास ही बैठे थे। बाकी सबको विराट ने घर भेज दिया था। उस्मा और विराट कमरे में रखे सोफे पे बैठे थे। उस्मा कब से विराट से कह रही थी कि वो घर चला जाए और घर जाकर आराम करे, पर विराट वहां से जाने के लिए साफ मना कर देता है। कितना कहती हूँ मैं तुझसे कि अपना ध्यान रख, पर नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं। न टाइम पे खाता है न टाइम पे सोता है। चेहरा देख कैसा हो गया है तेरा, आंखें तो धंस गई है। साफ पता चल रहा है कि कितने दिनों से सोया नहीं है। अरे इतना भी क्या काम का प्रेशर लेना। विराट कुछ नहीं बोलता, बस अपनी गर्दन झुका लेता है। कायरा जो कि दोनों की नज़रों में बेहोश थी, असल में वो होश में आ गई थी, पर वो आंखें बंद करके उस्मा की बातें सुन रही थी। अब तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने विराट को इतना परेशान किया। वो देर रात तक घर आने लगा और जल्दी घर से जाने लगा, इसलिए आज वो मौत के मुंह में जाते जाते बचा है। कायरा मन में ये सब सोच रही थी, ना तो मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर करती और ना ये सब होता। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मुझे प्यार से ज़्यादा तुम्हारी सलामती चाहिए। तुम्हें प्यार नहीं करना मुझसे तो ना सही, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। दूर रहना चाहते हो ना तुम मुझसे, तो ठीक है, अब ये कायरा कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। मन ही मन वो ये फैसला करती है और ऐसा करते हुए उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी। विराट, कभी तो मेरी बात मान लिया कर, जा घर जाकर सो जा। बेटा तो खुद ठीक होगा तभी तो कायरा का ख्याल रख पाएगा। विराट का बिल्कुल मन नहीं था वहां से जाने का, पर उस्मा की बात उसे माननी पड़ती है। वो एक बार कायरा को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। कहीं ना कहीं कायरा भी यही चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि विराट उसके सामने रहता तो वो कमज़ोर पड़ सकती थी और वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी। ना चाहते हुए उसकी आंखों के किनारे से 2 आंसू चुपके चुपके बह जाते हैं। विराट के वहाँ जाते ही वो अपनी आंखें खुलती है। उसे होश में आया देख के उस्मा जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। उधर विराट घर जा रहा था। आज उसे कोई बेचैनी नहीं हो रही थी, कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। अगर कुछ महसूस हो रहा था तो वो था कायरा का बेपनाह प्यार, जिसमें वो अब डूब रहा था और वो निकलना बाहर नहीं चाहता था। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो सोफे पर बैठी कायरा नजर आती है, जो हमेशा वहीं बैठकर उसका इंतजार करती थी। विराट जिधर जिधर नज़र घुमा रहा था उसे बस कायरा ही कायरा नजर आ रही थी। कभी किचन में तो कभी कमरे में, कभी आईने के सामने तो कभी बिस्तर पर बैठी। जिस कायरा से वो अब तक भागा आया था, आज उसी कायरा के पास जाने के लिए वो तड़प रहा था। वहीं अब कायरा उससे दूर रहने का फैसला कर चुकी थी। वो अपने कमरे में आता है। कायरा का एहसास ने कमरे के हर कोने में महसूस हो रहा था। वो स्टडी रूम में जाकर वहीं बिस्तर पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज कई दिनों बाद बेचैनी दूर हुई थी उसकी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पे सुकून के भाव थे और होठों पे स्माइल। कायरा के बारे में सोचते सोचते वो नींद के आगोश में चला जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका में बीते 4 दिनों में विवेक ने अवनी का बहुत ख्याल रखा। न सिर्फ अवनी का, उसके साथ साथ
इंजल का भी। इतना तो शायद इंजल के असली पिता भी नहीं रख पाते। अवनी ये सब देख रही थी, सब महसूस कर रही थी। विवेक का इंजल के लिए निस्वार्थ प्यार उसके दिल में घर कर गया था। आज वो पूरी तरह से ठीक थी और विवेक का इंतजार कर रही थी। विवेक को भी अवनी के पास जाने की जल्दी थी। वो अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए खुद को आईने में देखते हुए, आखिर मुझे प्यार हो ही गया। प्यार नहीं, सच्चा प्यार, जिसमें हमेशा मजाक समझता था, पर आज जाकर पता चला कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई चीज़ नहीं दुनिया में। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे एहसास दिलवाया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कभी किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करूंगा, पर तुमने मुझे बदल दिया। किसी के सामने नहीं हार माना विवेक सूर्यवंशी, तुम्हारे सामने हार गया। वो सामने टेबल पर रखी डायमंड की रिंग उठाते हुए बोल रहा था, तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने। वो अपनी जैकेट सही करता है, अपने बालों में हल्का हाथ मारता है और निकल जाता है अवनी के घर की तरफ। अवनी भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसने विवेक की पसंद का खाना बनाया, इंजल को रेडी किया और फिर खुद भी रेडी होने चली गई। कुछ ही देर में उसके घर की डोरबेल बजती है। अवनी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। सामने हाथों में गुलाब के बुके लिए विवेक खड़ा था। अवनी को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि आज उसने इंडियन आउटफिट पहना था। ब्लैक कलर का चूड़ीदार, बाल खुले हुए, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पे लिपस्टिक, क्या लग रही थी वो। विवेक को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वो शर्मा कर अपनी पलकें झपका लेती है और दरवाजे से हट जाती है। विवेक अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करता है और अंदर आता है। अवनी गेट बंद कर देती है। विवेक उसके करीब जाता है और उसके खुले बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर अवनी बीच में ही उसके होठों पे उंगली रखते हुए, श्श, आज सिर्फ मैं बोलूँगी और तुम सुनोगे। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं दोबारा किसी से प्यार कर पाऊंगी, दोबारा किसी पर भरोसा कर पाऊंगी, पर मैं गलत थी। तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे बदल दिया, मेरी सोच को बदल दिया। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया का हर लड़का एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे जैसे खूबसूरत दिल वाले लोग भी रहते हैं। आई लव यू, आई रियली लव यू। जैसे जैसे अवनी बोलती जा रही थी, वैसे वैसे विवेक अपनी नज़रों में गिरता जा रहा था। जो अवनी के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने किया, वही तो ये सब करता आ रहा था और अवनी के साथ भी वो यही सब करने वाला था। एक बोझ बन गया था उसके दिल पर। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उससे पहले ही अवनी घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए, विल यू मैरी मी। अब क्या करेगा विवेक? क्या वो अवनी के साथ सब कुछ भूलकर अपने रिश्ते की शुरुआत कर लेगा, या उसे सब सच बताएगा? और सच जानकर अवनी क्या फैसला करेगी? और विराट से दूर रहने का फैसला कर चुकी कायरा को विराट कैसे लाएगा अपने नज़दीक? कैसे मनाएगा वो अपनी रूठी बीवी को? ये जानने के लिए देखते रहिए तरफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।